हाँ। ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। आइला, कौन रे? चाहेला चिंटू? बोल डब्बू। ये वही था क्या रे? मेरा ख्याल वही था। तेरे को क्या लगता है जी? मेरे को भी लगता है वही था। साले ने अपने को लेते दे तो देख लिया। मर गए। अब ये जल्लाद छोड़ेगा नहीं। नाके पे चेकिंग कर रहे थे, कोई ट्रक पकड़ा? यस सर। हाँ हाँ, महीने के आखिरी दिन है, घर में तंगी हो जाती है, तनख्वाह मिलने में अभी हफ्ता बाकी है। कितने मिले? कितने मिले? गलती हो गई सर, माफ करना। बाल बच्चेदार आदमी है ना। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं सर। नहीं 3.5। नहीं, मेरा मतलब है सर 3 बच्चे हैं और चौथा अंदर है सर, लॉकअप में। सर आप कुछ चाय पानी के लिए? देखो, अब इस थाने का मैं इंचार्ज हूं। अगर सुन भी लिया कि किसी ने रिश्वत ली तो उसकी पेटी उतरवा दूंगा। दफा हो जाए यहां से। यस सर। बिट्टू का ख्याल रखना। जी मैम साहब। साहब कैसे भी हमारी पेशी लगवा दीजिए। अरे भाई, आपकी पेशी नहीं लग रही तो मैं क्या करूं? आप फीस भी तो वक्त से नहीं देते। अच्छा ठीक है, आप मेरे मुंशी से मिल लीजिए। जी साहब। सुनिए, क्या है? बिट्टू को हल्का सा बुखार है। बुखार है तो मैं क्या करूं? मैं कोई डॉक्टर हूं क्या? शाम को जब कॉलेज से वापस आओ तो खुद ही बिट्टू को डॉक्टर के पास ले जाना। और सुनो, वो डैडी को रुपयों के लिए लिख दिया तुमने? देर हो गई तो वो जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। वो तो मेरे क्लाइंट की जमीन है, इसलिए सस्ते दामों में मिल रही है। उनसे लिख देना कि 3 लाख रुपए फौरन भेज दें, बाकी का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। आप खुद भी तो लिख के मंगवा सकते हो। क्यों? तुम्हें लिखते हुए तकलीफ होती है क्या? हाँ? ठीक है, मैं लिख दूंगा। आप खुद भी तो लिखकर मंगवा सकते हो। स्टॉप इट। पता चला आप घर पे आए थे मुझे पूछने। हाँ हाँ बैठिए। मेवराम कह रहा था कोई जरूरी बात करनी थी आपको। हाँ, एक सवाल कांटे की तरह मेरे मन में चुभता रहता है। उस दिन तुमसे अदालत में मिला तो भी पूछना चाहा, उस दिन यहाँ मिला तो भी मन किया, मगर। हाँ कहिए, क्या पूछना है? पिताजी, आपने इस आदमी को इस घर में कैसे घुसने दिया? पूजा, मैं चलता हूँ। जाओ मत, इसकी बात का बुरा ना मानो। जा, लेकिन बच के जाएगा कहाँ? कोई सबूत नहीं मिला इसलिए अदालत तुझे बरी कर सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, ये बहन अपने भाई के हत्यारे को नहीं छोड़ेगी। कभी नहीं, कभी नहीं। अपनी बेटी से यही सब कुछ सुनवाने के लिए बुलवाया था मुझे? सुनिए, क्षमा कीजिए। पिताजी। पूजा चुप हो जाओ, मुझे 2 मिनट शांति से बात कर लेने दो। अगर नहीं सुन सकती तो अंदर चली जाओ। मुझ पे कृपा करो भाई। वैसे तो मुर्दा शरीर को कैसे भी ठिकाने लगा दो, चाहे चिता पे रख के जला दो, चाहे मिट्टी में गाड़ दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मरने वाले के सगे संबंधी अगर उसका क्रियाकर्म न करे तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मुझे अपने बेटे का क्रियाकर्म कर लेने दो भाई, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती फिरेगी। मुझे बस इतना बता दो, तुमने उसका शरीर कहाँ ठिकाने लगाया? मुझे नहीं मालूम। कुछ नहीं तो उसके शरीर के कुछ फूल, एक अस्सी के ही दर्शन कर लेने दो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, दया करो इस ब्राह्मण बाप पर। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। देखो, मेरा श्राप लगेगा तुम पर, सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा और तुम्हारे सब परिवार का। मेरी तरह तुम्हारी आत्मा भी छटपटाती रहेगी। मैं नहीं जानता तुम्हारे बेटे का शरीर कहाँ है। मैंने उसकी हत्या नहीं की, नहीं की, नहीं की। बग्गा, यहां तुम्हारे आराम के मैंने सब इंतजाम कर दिए हैं।
अब तो खुश हो जाओ। क्या सारी जिंदगी इधर रखने का इरादा है क्या? देखो मिस्टर कॉल, अभी तक मैं सिर्फ एक मर्डर केस से बचा हूं और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सारे हिंदुस्तान में मेरे ऊपर इससे भी बड़े बड़े केस हैं। हर स्टेट की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। अगर मैं यहाँ से फौरन फरार नहीं हुआ तो फांसी का फंदा मेरी गर्दन तक पहुंच जाएगा। आई नो। नो, यू डोंट नो। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम ऊंची नाक वाले नहीं बच सकोगे। तुम सबका काला चिट्ठा मेरे पास मौजूद है, सबूत समेत। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस धोखे में मत रहना कि मेरे मरने के बाद तुम सब लोग बच सकोगे। नहीं, मेरी लाश ठंडी होने से पहले वो सब सबूत पुलिस तक पहुंच जाएंगे, और सिर्फ सीमेंट के नहीं, गोल्ड, सिल्वर, ड्रग्स, इन सब के सबूत। तुम्हें कुछ नहीं होगा बग्गा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी मत दो, मुझे यहां से बाहर निकालने का बंदोबस्त करो फौरन। दरअसल मैं चाहता हूं कि जेल से छूटते ही बग्गा को किसी दूसरे मुल्क भेज दिया जाए। यहां रहेगा तो गले में कांटे की तरह चुभता रहेगा। आप सही कहते हैं जनाब, सबसे पहले उसे जेल से निकालिए फौरन, क्योंकि अगर दूसरे केस खुल गए तो फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। चिंता नहीं, जेल से तो उसे यशपाल जी छुड़ा लेंगे अकल को छूकर, लेकिन जेल से निकालने के बाद उसे रखेंगे कहाँ, चिंता इस बात की है। ये तो आप सोचिए। कौल साहब, सोचना हमारा नहीं, आपका काम है। आप जो फीस चार्ज करते हैं हमसे, वो सिर्फ अदालती कार्रवाई की नहीं हो सकती। कोई ऐसी जगह सोचिए जहां पुलिस के कुत्ते भी ना पहुंच सके। आइए पंडित जी। सत्य, ये किताब मुझे दे दो। अगर किताब दे दूंगा तो जवाब कैसे लिखूंगा? आप मेरी हेल्प करेंगी? चुपचाप ये किताब मुझे दे दो। अगर नहीं दूं तो? मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। करके देख। अगर तेजाब फेंक के चेहरा नहीं बिगाड़ दिया तो असल बाप का बेटा नहीं मैं। बदतमीज, बात करने का सलीका नहीं है तुम्हें? बाहर निकल जाओ और ये कॉपी मुझे दे दो। भाई चिंता नहीं, मंत्री जी दिल्ली गए प्रधानमंत्री जी से मिलने, उनसे मिलके आवेंगे तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ, चिंता नहीं। प्रकाश जी। ओहो इंस्पेक्टर साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई? बोलो क्या पीवेंगे? कुछ नहीं। हाँ, मतलब दिन में नहीं पीते? हमारे होम मिनिस्टर साहब भी जब दिन में आवे हैं तो वो नहीं पीते। वैसे उनको पॉलिटिक्स में लाने वाले हम ही हैं, चेले हैं वो हमारे। हाँ तो बोलिए, काम क्या है? मैं आपसे मिलने नहीं आया हूँ, फिर? आपके बेटे से मिलने आया हूँ। क्यों? उसे बुलाइए, फिर बताता हूँ। चिंता नहीं। सत्या बेटे। आया डैडी। जी डैडी, क्या बात है? तुम्हारा नाम सत्यप्रकाश है? हाँ, तो मेरे साथ थाने चलो। थाने? किस लिए? एग्जामिनेशन हॉल में गुंडागर्दी करने के जुर्म में। कैसे गुंडागर्दी? सब बताता हूँ। अरे इंस्पेक्टर, कभी अपनी अकल को भी छू लिया करो। मेरे बेटे को हाथ मत लगाओ, जानो कौन हूं मैं। जानता हूँ कौन हो तुम। पॉलिटिक्स की दुनिया के किंग हो, बिजनेस टाइकून हो, बड़े बड़े लोगों तक पहुंच है तुम्हारी। उनके लिए आयाशी का सामान पहुंचाने वाले रॉयल पिंप हो। भड़वे हो तुम, भड़वे।
डब्बू जी। पुलिस स्टेशन चलो, लेकिन हाईवे के रास्ते से। लेकिन सर वो रास्ता तो बहुत लंबा है। इसके बाप की पहुंच भी बहुत लंबी है। जब तक हम पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे वो इसे छुड़ाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर चुका होगा। इसलिए पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मैं इससे 2-4 प्यार की बातें करना चाहता हूं। सुना है एग्जामिनेशन हॉल में तुम नकल कर रहे थे। नकल करते हुए जब पकड़े गए तो उसरा निकाल लिया। ऐसा किया था तुमने? ऐसा किया था तुमने? शाबाश। तुझ जैसे 3rd क्लास आदमी के लिए 3rd डिग्री ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा हुआ तूने खुद मेरे लिए लाइन क्लियर कर दी। अगर तूने किसी को बताया कि तेरी ये हालत मैंने की है तो इसी उस्तरे से तेरी जबान काट दूंगा। बेटे ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? क्या किया इन्होंने? कुछ भी तो नहीं डैडी। फिर ये निशान कैसे पड़ गए? बताओ बताओ, अपने डैडी को पूरी बात बताओ कि ये निशान कैसे लगे। हाँ बोल। डैडी वो आप बताना। मैंने चलती गाड़ी से भागने की कोशिश की थी तो इसलिए मैं गिर गया। मैं पूछ सकता हूँ कि आप इन्हें लेकर कहाँ गए थे और यहाँ तक लाने में इतनी देर क्यों हुई? आप पूछने वाले कौन होते हैं? मैं इनका वकील हूँ, एडवोकेट A.N. कॉल। वकील हैं तो कोर्ट में बहस कीजिए, मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं। ये पुलिस स्टेशन है। इंस्पेक्टर कभी अपनी अकल को छू लिया करो। मैं इन्हें लाया हूँ अपने बेटे की जमानत के लिए। ले जाओ इसे। अरे डैडी। इंस्पेक्टर। डैडी सर आपके लिए फोन आया है। दिल्ली से आया है? जी। ऐसे मौके पर दिल्ली से ही फोन आते हैं। बोल दो मैं यहाँ नहीं हूँ। जी सर। इतनी बदतमीजी से पेश आया वो मेरे साथ, और मुझे उसका तुम्हारे मामले में इतनी दिलचस्पी लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन मेरे मामले में दिलचस्पी ले रहा है? तुम किसकी बात कर रहे हो? उसी की जिसे तुम्हारा हाथ कटने में बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, तुम्हारा पुराना आशिक। पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा? उसी से पूछो वो क्यों खामखा इस केस के पीछे पड़ा हुआ है। जब मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मेरी बीवी अपनी कंप्लेंट वापस लेने को तैयार है तो इस बात से क्यों इनकार कर रहा है? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति हूं। खैर उससे तो मैं निपट लूंगा। तुम जरा इस कागज पर मुझे अपना बयान लिख कर दे दो। कैसा बयान? यही कि उस एग्जामिनेशन हॉल में जो कुछ भी हुआ वो महज एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक? तुम उसे इत्तेफाक कह रहे हो? उसने जानबूझकर मुझ पर उस्तरे को मारो गोली। उस लड़के का बाप एक बहुत बड़ा आदमी है और मैं उसे झगड़ा मोल नहीं ले सकता। तुम उसे झगड़ा कह रहे हो? जिस गुंडे ने तुम्हारी बीवी पे 20 लड़कों के सामने उस्तरा निकाल दिया, तुम उस गुंडे की तरफदारी कर रहे हो? वो गुंडा नहीं है विद्या, वो बच्चा है। बचपन में हो गया होगा। अच्छा मैं उसे कह दूंगा कि वो तुमसे माफी मांग ले। ओके? मैं उसे माफ नहीं करूंगी। तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। जिद मत करो प्लीज। ठीक है, मैं जिद नहीं करता हूं, लेकिन इतना समझ लो कि अब मेरी और अर्जुन की जाती जंग शुरू हो गई है। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। साहब, आपसे कोई मिलने आई है। कौन है? हम इन्हें नहीं जानते, ये कोई दूसरी हैं।
मिसेस A.N. कॉल, आप और यहाँ? मैं ये कहने आई हूँ कि मैं अपनी कंप्लेन वापस ले रही हूँ। ठीक कर रही हैं आप। हिंदुस्तानी पत्नी का यही फर्ज है कि वो अपनी पति की तरफदारी करे। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? कायदा तो यही है कि जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों आखिर में हमेशा एक हो जाते हैं। मुश्किल तो उनकी है जो जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। खैर, इतनी मामूली सी बात के लिए यहां आने की तकलीफ क्यों उठाई? अगर मैं नहीं आती तो मेरी आत्मा हमेशा मुझे धिक्कारती। अच्छा, एडवोकेट A.N. कॉल की बीवी बनने के बाद तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज भी सुनाई देने लगी? तब नहीं सुनाई देती थी जब किसी के प्यार को ठोकर मारकर बेवफाई की थी? मैंने किसी के साथ बेवफाई नहीं की है। ये तुम कह रही हो? तुम जिसने... हाँ, ये मैं कह रही हूँ। सुनना चाहते हो तो सुनो। रहने दो, मुझे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने। गड़े मुर्दे मैं भी नहीं उखाड़ना चाहती, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर कसूरवार तुम नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। जानते हो, जिस दिन तुम घर आए थे, मैं तुम्हारे और पिताजी के बीच में क्यों नहीं बोली थी? ताकि तुम्हारे जाने के बाद मैं उन्हें राजी कर सकूं। और जब पिताजी राजी नहीं हुए तो तुमने अपने प्यार से नाता तोड़ दिया? प्यार से नाता नहीं तोड़ा, अपने पिता के घर से नाता तोड़ दिया था। मैं उनका घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास चली आई और तुमने मिलाया मुझे उस वेश्या से। इसका नाम है सीमा, मगर दुनिया के लोग इसे रंडी कहते हैं। दोष तुम्हारा या मेरा नहीं अर्जुन, किस्मत का है। विद्या, विद्या, इधर आओ। बिट्टू, खाना खा लो। तुमने नौकरी छोड़ दी है? जी। क्यों? मैं किस मुंह से कॉलेज वापस जाती? उन तमाम स्टूडेंट्स के सामने जो मैंने बयान दिया था, वो आपने मुझे वापस लेने पर मजबूर कर दिया। अब उनकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह गई? इज्जत? तुम जानती हो तुमने नौकरी छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है? लाख रुपया देने पर भी ऐसी नौकरी हाथ नहीं लगती है। अब सरना 24 घंटे इस घर में बैठकर। मैं जानती थी तुम यही कहोगे। इज्जत से सर उठाकर जीने का मतलब तुम क्या जानो? हाँ हाँ, सर उठाकर जीने का मतलब तो सिर्फ एक वही जानता है, तुम्हारा पुलिस वाला। पुलिस वाले फिर भी मुजरिमों को पकड़कर अपना फर्ज पूरा करते हैं, मगर तुम पैसों की खातिर उन्हीं मुजरिमों की हिफाजत करते हो। विद्या, तुम तो इतने गिरे हुए इंसान हो कि अगर वो स्टूडेंट मेरी इज्जत भी ले लेता तो तुम रुपए लेकर उसे भी माफ कर देते। पिछली बार रुपए दिए थे तो यहाँ क्यों छोड़ गई थी? मुझे जरूरत नहीं थी। फिर यहाँ क्यों आई थी? मुफ्त की सैर कराने? या तू भी जान गई है कि पुलिस वालों को किसी चीज के पैसे देने की आदत नहीं होती? सब के सब साले मुफ्त को हो रहे हैं। लेकिन याद रख, मैं उनमें से नहीं हूं। हाँ, जो चीज चाहिए कीमत देता हूं। ले, हमेशा जितने देता हूं उतने ही। मतलब आप मुझे मेरी कीमत देकर ही रहेंगे? बिल्कुल। तो फिर ये रुपए मत दीजिए, इनसे मुझे एक साड़ी खरीद कर दे दीजिए। साड़ी? क्यों? तो मेरी घरवाली है क्या? या मेरी जोरू बनने का इरादा है तेरा? साली, अपनी औकात में रह, उंगली पकड़कर पहुंचा थामने की कोशिश मत कर। तेरी तो मैं मेवरान।
तुम हमेशा दीवार से कान लगाए क्यों खड़े रहते हो? साहब शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज से तुम इस घर में नहीं सोओगे। चलो बाहर जाओ। जी। बड़ी बुरी आदत है इसकी। क्या क्या कह रही थी तू? हाँ, साड़ी नहीं दूंगा। किराए का मकान जरूर दिलवा सकता हूँ और तेरा जरा खर्चा भी उठाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी रखेल बन के रहना पड़ेगा। बोल, मंजूर है? मैंने सुना था आप रिश्वत वगैरह बिल्कुल नहीं लेते। इस बात का रिश्वत से क्या ताल्लुक है? है। आपकी तनख्वाह है सिर्फ 1500। बगैर रिश्वत के इतने कम रुपयों में 2 घरों का खर्चा कैसे चल सकता है? हाँ, अगर मैं आपको प्रमोशन दिलवा दूं तो आपको सिफारिश के लिए ना दिल्ली जाना होगा, ना किसी मिनिस्टर के आगे हाथ पैर जोड़ने होंगे। कुछ नहीं करना होगा, सब कुछ मेरे जरिए हो जाएगा। आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और मारिए, मारिए और मारिए। रुक क्यों गए? सच कहती हूँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे आपने मारकर मुझ पर अपना हक जताया हो, प्यार जताया हो। खबरदार, जो प्यार का नाम लिया तो तेरे से पहले भी एक लड़की प्यार के नाम पर मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। अगर तेरी भी कोई ऐसी वैसी मंशा हो तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा और जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, समझी? आपने मुझे गलत समझा। जिस लड़की का बदन हवस का शिकार बन चुका हो, उसे प्यार का कोई अधिकार नहीं होता। मैं आपसे क्या, खुद से भी प्यार नहीं करती। देखो बग्गा, तुम कुछ दिन और यहाँ ठहर जाओ तो शायद मैं तुम्हारे लिए। गला छोड़ो और सुनो, मुझ पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें छुपाने के लिए कोई जगह भी तो मिलनी चाहिए। मैंने एक चक्कर चलाया है, अगर तीर निशाने में बैठा तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिनों में तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा। आप पूजा है ना? हाँ। मेरा नाम विद्या है। मैं जानती हूँ। आइए बैठिए। पूजा जी, आपके भाई का केस काफी दिनों से चल रहा है ना? जी हाँ। वो कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उसकी याद मत दिलाइए। आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। तकलीफ की तो अब आदत पड़ चुकी है। वैसे पूजा जी, इस केस में आपका कितना रुपया खर्च हो चुका है? पिताजी की जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। अब तो गांव की जमीन भी बिक चुकी है। मुकदमेबाजी में यही तो रोना है, पैसा पानी की तरह खर्च होता है और वकील हैं जो हमेशा झूठी उम्मीद बांधते रहते हैं। लेकिन इस बार पक्का सबूत मिल गया है, मैं उसी सिलसिले में आई हूँ। ये उम्मीद भी मेरे पति ने बंधवाई होगी, वकील जो ठहरे। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, जाने वाला तो जा चुका, अब आप अपना रुपए क्यों बर्बाद कर रही हैं? बस करो। अगर मरने वाला तुम्हारा अपना भाई होता तो पता चलता कि नसीहत देना कितना आसान है। रुपए पैसे की कीमत मेरे भाई से ज्यादा नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति ये मुकदमा लड़े तो साफ साफ कह दो, हम कोई दूसरा वकील कर लेंगे। मेरा मतलब ये नहीं था। आपका मतलब मैं इन्हें समझाता हूँ। पूजा जी, ये बात आपसे इन्होंने आपका हमदर्द बनकर नहीं कही, बल्कि एक महबूबा की हैसियत से कही है। दरअसल इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह इनका पुराना आशिक है और ये उसकी खाल बचाना चाहती है। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना? ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरे बेटे की मां है, वरना मैंने तो इन्हें कब का घर से बाहर निकाल दिया होता। अब मुझे इनसे एक जरूरी बात करनी है। आप जाएंगे यहां से प्लीज? आई एम सॉरी। दरअसल मैंने आपको अपने घर इसलिए बुलाया ताकि आपको सब कुछ ठीक से समझा सकूं। जिस वक्त अर्जुन सिंह
आपके भाई से जबरदस्ती झूठ बुलवाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त पुलिस ने टेप रिकॉर्डर और कैमरा दोनों ऑन कर रखे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका भाई पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत से जेल में एक भगदड़ मच गई और उस भगदड़ का फायदा उठाकर एक कैदी कैमरा और टेप रिकॉर्डर दोनों को लेकर फरार हो गया। अब अगर हम किसी तरह से उस कैदी को कुछ रुपया दे सके और वो दोनों सबूत हासिल कर सकें तो दुनिया में किसी के मजाल नहीं जो अदालत में हमें ये केस हरा सके। कितना रुपया देना पड़ेगा उस कैदी को? उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पूजा जी, जो भी खर्चा होगा मैं अपनी जेब से दूंगा। दरअसल ये केस अब मेरी इज्जत बन चुका है। बस आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। बोलिए। आपको उस कैदी को कुछ दिनों के लिए अपने घर में छुपाना होगा जब तक कि हम वो दोनों सबूत हासिल ना कर सकें। आप किसी झमेले की फिक्र मत करिए, मैं हूं ना। आप मेरी मदद करेंगी? मेरे भाई के हत्यारे को सजा दिलवाने के लिए मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। वो कैदी है कौन? चमन बग्गा। तुम यहाँ ड्यूटी करने आते हो या कैदियों के साथ दारू पीने? मैंने दारू नहीं पिया साहब। तो बग्गा ने क्या तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती डाल दी थी? मालूम है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे पेट से विस्की के साथ ड्रग्स भी मिली हैं।
हम अपनी जान खतरे में डालकर मुजरिमों को पकड़ते हैं और तुम जेल वाले इतनी लापरवाही करते हो। बास्टर्ड्स। अर्जुन सिंह, हम लोगों को गाली देने का तुम्हें कोई हक नहीं। जी हाँ, आप लोगों को गाली देकर मुझे अपनी जबान खराब करने का कोई हक नहीं। खैर, आप ये बताएंगे बग्गा को यहाँ मिलने कौन कौन आता था? सिर्फ एडवोकेट एन कॉल। साहब, ये चाकू मिल गया है। कालिया ने इसे बाहर फेंक दिया था। कालिया, ये चाकू तेरे पास आया कहां से? मुरली ने दिया सर। मुरली ने? हाँ। और तूने उसी पे हमला कर दिया? साहब, मुरली ने खुद कहा था जब रात को 3 बार खटखट की आवाज सुनो तो तुम चाकू मार देना। मैंने मार दिया। मुरली ने कहा और तूने मार दिया? हाँ साहब। बगैर किसी वजह के? बगैर किसी वजह से नहीं साहब, हम दोनों को 500-500 रुपए दिए गए थे। रुपए? हाँ। किसने दिए? किसने दिए? सुब्रमण्यम साहब ने।